हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की इस रिवीजन क्लास में हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, सो आपको पूरा क्लास करना है। और जो साथी क्लास में आ चुके हैं एक बार आप सभी सेशन को शेयर करें ताकि और भी बच्चे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है, दीपक मौर्य, मुस्कान पटेल, श्वेता गुप्ता, ऋतिक सिंह, नेहा, सभी को गुड मॉर्निंग। जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं, दुर्गेश यादव गुड मॉर्निंग, शिखा मौर्य गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जो भी साथी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम नवंबर में देना चाहते हैं तो आप सबके लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है, आप इस बैच में आ सकते हैं। ठीक है, इस बैच का नाम है फतेह बैच 11.0। तो फतेह बैच 11.0 स्पेशली नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले बच्चों के लिए बैच बना है। लाइव बैच है, क्लास आपकी 6:45 पर लाइव होती है और 4 बजे क्लास आपकी रिकॉर्डेड इस बैच के अंदर आती है। ठीक है, और अभी हमने 24 सितंबर तक आपके लिए ऑफर दिया है इस बैच को मात्र 349 में ज्वाइन करने का। तो अभी आप 349 में ज्वाइन कर सकते हैं। सभी ई बुक वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, थ्योरी क्लास, उसके बाद में लाइव क्लास, ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। यानी 349 रुपये में ट्रिपल सी का आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। इसी प्रकार से अक्टूबर में जिनका एग्जाम है आप सब फतेह बैच 10.0 में आ सकते हैं और इसे भी आप 24 सितंबर तक मात्र 349 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे ओ लेवल का M1 R5 का बैच लेना चाहते हैं, बहुत शानदार बैच है और इसमें भी आपके लिए 24 सितंबर तक हमने ऑफर दे दिया है। 360 रुपये में मात्र इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये बैच आपका फिर से 499 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहले प्रश्न का जवाब आपको करना है और कोशिश करना है कि आप सब सही आंसर भेजें। जो आपको नहीं पता होगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। फ्यूचर में फिर अगर वैसा प्रश्न आता है तो उसका आंसर आप सबको करना है। देखो, इस प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है, निम्न में से ऑपरेशन के आधार पर कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो भाई कंप्यूटर का प्रकार कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के टाइप की, तो कई बार हम आपको बताए हैं कि अगर हम देखें मुख्यतः हमारा जो कंप्यूटर है वो 3 प्रकार का होता है और उसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर एनालॉग होता है, ठीक है। दूसरा हमारा कंप्यूटर कैसा होता है, एक हाइब्रिड होता है, ठीक है। और एक आपका कैसा होता है, एक आपका डिजिटल होता है। तो एनालॉग, हाइब्रिड या डिजिटल ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, या एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड बोल सकते हैं। तो यहाँ डिजिटल भी होता है, एनालॉग भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, बट रिमोट यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा, यही नहीं होता है। तो इसमें फिर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिमोट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो मुख्यतः आप ये समझना है कि जो कंप्यूटर होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, हम सब जो इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही होता है और जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है इसके भी 4 पार्ट होते हैं, मीन 4 प्रकार के होते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर। तो अगर हम डिजिटल कंप्यूटर को देखें तो जिसमें एक हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर, कैसा होता है, माइक्रो। दूसरा कैसा होता है, मिनी होता है, ये सब डिजिटल के ही रूप हैं। तीसरा होता है मेन फ्रेम, तीसरा कौन सा होता है, मेन फ्रेम होता है। और चौथा होता है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर हैं ये सब कैसे कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं, चाहे वो माइक्रो हो, मिनी हो, मेन फ्रेम हो या सुपर हो। माइक्रो कंप्यूटर में देखेंगे तो अधिकांश हमारे सबके पास में लैपटॉप होते हैं, है ना, स्मार्टफोन होते हैं, स्मार्टफोन हो गए आपके, डेस्कटॉप हो गए, ये सब आपके माइक्रो में ही आते हैं। मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर एज ए सर्वर बनाने के लिए होते हैं। मीन अगर हमें कोई सर्वर कंप्यूटर बनाना है तो उसके लिए हम मिनी या मेन फ्रेम का यूज़ करते हैं और ये बड़े बड़े बैंकों में या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर एज ए सर्वर ये कंप्यूटर काम करते हैं। और सुपर कंप्यूटर एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जो विशेष कार्य के लिए बनाए गए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये साइज़ के आधार पे भी याद रखना है, सबसे छोटा माइक्रो होता है, उससे बड़ा मिनी होता है, उससे बड़ा मेन फ्रेम होता है और उससे बड़ा आपका सुपर कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, आप सबको जल्दी से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको करना है। चलो
बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। दिल्ली पुलिस की क्लास अंकुर प्रताप जी कल आपको मिलेगी। थोड़ा टाइम टेबल अभी सेट करना था, तो दिल्ली पुलिस के लिए जिनका भी बच्चों का दिल्ली पुलिस का एग्जाम है या अदर कोई भी आपका एग्जाम है, दिल्ली पुलिस के अलावा भी अगर आपका एग्जाम है जहां पर कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है, तो उसकी क्लास आपको कल 22 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगी। और टाइम टेबल हम अभी आज ही अपडेट करेंगे कि भाई ये क्लास आपको किस टाइम पर मिलेगी। थोड़ा टाइम टेबल अभी तैयार कर रहे थे कि कब क्लास आपको करानी है, क्योंकि टाइम की बहुत समस्या हो जाती है। तो अभी देखते हैं कि कौन सा टाइम आपके लिए सही रहेगा। और मुझे लगता है कि ये दिल्ली पुलिस वाली क्लास हमें दिन में करानी पड़ेगी, इवनिंग में या मॉर्निंग में टाइम ज़्यादा है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, दिन में 10, 11, 12 बजे के टाइम पे ये क्लास आपको कराएंगे, ठीक है। और ये क्लास आपको RMPV एजुकेशन पर मिलेगी। RMPV एजुकेशन का जो चैनल है आप उस पर आ सकते हैं और वहाँ पे क्लास हम लोग आपको कराने वाले हैं। चलिए देखो यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, यहाँ पे पूछा है कौन सा कंप्यूटर गति और भंडारण क्षमता के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है यानी छोटा है। तो अभी अभी इसके बारे में हमने बात की है, जो समझदार बच्चे हैं वो इसका सही जवाब कर पाएंगे। और यहाँ पे सी ऑप्शन अधिकांश बच्चों ने किया है, सी ऑप्शन किया है, कह रहे हैं कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है, छोटा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, सी आंसर हो जाएगा। बस इसी समझदारी के साथ आपको आंसर करना है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है जावा प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग है, यानी जावा इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देना है, क्या ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है या नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर करेंगे, लाइक करना है सभी को जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और चैनल पर जो नए हैं उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। शोभित शर्मा जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और तैयारी आप बेहतर से करते रहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। कल 22 है और 23 से एग्जाम आपके स्टार्ट हैं। तो देखिए इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जावा एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये फॉल्स है यानी गलत है। थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे क्योंकि यहाँ से भी सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए जावा को मूल रूप से सन माइक्रोसिस्टम में जेम्स गॉसलिंग द्वारा विकसित किया गया, यानी जावा का आविष्कार किसमें हुआ, सन माइक्रोसिस्टम एक कंपनी का नाम है। तो जावा का आविष्कार सन माइक्रोसिस्टम में जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया। मई 1995 में सन माइक्रोसिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के मुख्य घटक के रूप में जारी किया गया था। जब एक ऑब्जेक्ट, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई लिखने में, जावा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जावा एक प्रकार कैसी लैंग्वेज है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है। तो जावा कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना कि प्रोसीजरल। बात समझ में आ गई। हाँ, और जावा का विकास कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने डेवलप किया, ये सारी बातें हमने यहाँ पर आपको समझा दी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसका जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषाओं की विशेषता नहीं है, कौन सी हाई लेवल भाषाओं की विशेषता नहीं है। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर से एक मैराथन क्लास करवा दीजिएगा। चलिए हम कोशिश करेंगे कि आज ही आपकी एक मैराथन हो जाए, आज ही हम एक मैराथन सेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, 8:30 पर जो क्लास होती है उसमें हम मैराथन करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लगा हुआ है, इस प्रश्न को जरा समझिएगा। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषाओं की विशेषता नहीं है, मीन हाई लेवल भाषाओं की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला है मशीन कोड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन और यूजर फ्रेंडली। तो कौन सी उच्च स्तरीय भाषा की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन 4 का आंसर पहला आ रहा है बच्चों का, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप सब ने ऑप्शन पहला बताया है तो बिल्कुल सही जवाब है, मशीन कोड इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्रामों का एक समूह है जो अनेक समस्याओं का समाधान करता है। सॉफ्टवेयर पैकेज जो होते हैं, पैकेज की यहाँ पे बात की गई है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेज आते हैं,
तो सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होते हैं? प्रोग्रामों का समूह होता है। मीन उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। जैसे कोई आपने एक सॉफ्टवेयर पैकेज लिया, उस सॉफ्टवेयर पैकेज में कई सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स में आपको आंसर इसका करना है। ठीक है, तो 5 का यहाँ पे अधिकांश बच्चों ने ऑप्शन पहला सेलेक्ट किया है। बहुत शानदार, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब एक बात और सीखना है, यहाँ पे ट्रू तो हो गया ये। अगर सॉफ्टवेयर पैकेज कहें या आपसे बोल सकते हैं सूट, SUITE ऐसे बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर सूट, तो ये भी क्या होता है? प्रोग्राम्स का समूह होता है। जैसे लिब्रो ऑफिस सूट है ना, लिब्रो ऑफिस, एक लिब्रो ऑफिस आपने नाम सुना है, आपके सिलेबस में है। तो लिब्रो ऑफिस सूट जब आप कर लेते हैं डाउनलोड, तो इसमें क्या मिलता है? इसके अंदर पूरा एक पैकेज है। मीन इसमें राइटर भी है, इसमें कैल्क भी है, इसमें इम्प्रेस भी है, इसमें बेस डाटाबेस भी है। तो कई सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर पैकेज या सूट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये समझ में भी आपके आ चुका है कि सॉफ्टवेयर सूट या सॉफ्टवेयर जो आपके पैकेज होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है? कंप्यूटर संचालन को कौन नियंत्रित करता है? नीलेश कुमार जी, सर हमको A ग्रेड लानी है बेटा, पढ़ना पड़ेगा मेहनत से, है ना। A ग्रेड को लाने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सर मुझे चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए, नितिन यादव जी कह रहे हैं। तो आप बेटा चैप्टर वाइज ई बुक ले सकते हैं। 85 रुपीज़ का ई बुक है, 85 रुपीज़ का ई बुक है, जिसमें आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन ले सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इस प्रश्न को देखें तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नियंत्रित करता है। ओके, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को संचालन को नियंत्रित करने और कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और संचालन को कंट्रोल करता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें सबसे टॉप पर होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा, कोई ऐसा प्रचालन तंत्र पड़ा होगा जो हमारे कंप्यूटर को पूरे ऑपरेट करने का काम करता है। जैसे वो विंडोज हो सकता है, विंडोज 7, 10, 11 कोई भी हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, या अदर मैक ओएस वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो अगला सवाल आपके सामने है, नेटवर्क सुरक्षा संसाधनों के लिए प्रमाणीकरण और पहुंच नियंत्रण प्रदान करती है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स में इसका आंसर आपसे पूछा गया है। कह रहे हैं नेटवर्क सुरक्षा, ठीक है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर रिसोर्सेस। ये क्या करता है? प्रमाणीकरण और पहुंच नियंत्रण प्रदान करता है। नेटवर्क सुरक्षा। ट्रू फॉल्स में आपको आंसर करना है। ट्रू फॉल्स में आपको जवाब करना है। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। बिल्कुल सही है। नेटवर्क सुरक्षा संसाधनों के प्रमाणीकरण और पहुंच नियंत्रण प्रदान करती है। तो यहां पर ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला सवाल है, एनक्रिप्शन में परिवर्तित होने वाली जानकारी डैश है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखना है। यहां से भी सवाल बनता है, एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं। सर फ्री क्लास और फी क्लास में अंतर है। रिंकी वर्मा का सवाल है कि सर फ्री क्लास में और जो पैसे वाली क्लास में, जो पेड क्लास है, उसमें क्या अंतर है बेटा? उसमें और इसमें बस इतना ही अंतर है, क्योंकि जब आप पेड बैच में आते हैं तो वहाँ पर हम लोग बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाते हैं। यानी पेड बैच में एकदम जीरो से क्लास आपकी शुरू होती है और एडवांस लेवल तक, यानी क्लास का समापन जहाँ पे पूरा कोर्स कंप्लीट होता है, तो एकदम आपका फुल यहाँ पे कोर्स हम लोग कराते हैं। मीन अगर आप पेड बैच में आए हैं तो वहाँ पर स्टार्टिंग से और अंत तक बिल्कुल पूरा पढ़ाया जाएगा। ये पेड बैच की खासियत होती है। दूसरा, पेड बैच के अंदर हम लोग आपको सब्जेक्टिव नॉलेज देते हैं, मेन थ्योरेटिकल वहाँ पर पढ़ाते हैं। यानी वहाँ थ्योरी के क्लास होते हैं। जैसे यहाँ पे MCQ कराते हैं, वहाँ पर क्या होगा, आपके
थ्योरी क्लास होंगे और एमसीक्यू क्लास भी होते हैं, प्रैक्टिस क्लास भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट सीरीज भी होती हैं। तो पेड क्लास में एक माहौल टाइप का बनता है, जैसे आप रियल क्लास में बैठे हों वैसे आपके समय समय पर टेस्ट होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग करते हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल और केवल ऑनलाइन के भरोसे हैं, जैसे वो किसी कोचिंग में या खुद से नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने केवल एक बैच ले रखा है, ज्वाइन कर लिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आप यहाँ पर यानी जब आप बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रॉपर स्टडी करेंगे, पूरा कोर्स हम आपको कराने वाले हैं, तो एकदम जीरो से लेकर लास्ट तक। तो जो साथी किसी कोचिंग में या खुद से तैयारी नहीं कर सकते हैं वो अपना बैच ले सकते हैं, 349 रुपये का बैच मिलता है, आप इस बैच में आ सकते हैं और यहाँ पर प्रॉपर आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे आप ऑफलाइन में करते हैं। कुछ कुछ वैसे ही हम कोशिश करते हैं, हालांकि हम बहुत दूर होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, बट सिस्टम थोड़ा वैसा ही हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपके समय समय पर टेस्ट हों, है ना, और बाकी चीज़ें भी हम समय समय पर PDF नोट्स वगैरह ये सब तो वहाँ पे मिलते ही मिलते हैं। तो ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। एन्क्रिप्शन में परिवर्तन होने वाली जानकारी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है। इस बात को थोड़ा समझना कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। प्लेन टेक्स्ट जो होता है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं कहा सर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, ऐसा नहीं, गलत हो गया बेटा। कह रहे हैं एन्क्रिप्शन में परिवर्तन होने वाली जानकारी, कोई जानकारी यहाँ पर है और ये इनक्रिप्शन में परिवर्तित होगी, तो परिवर्तन होने वाली जानकारी की बात की गई, अभी परिवर्तित हुई नहीं है, परिवर्तित होने वाली है। तो अगर हम इसको इनक्रिप्ट कर देंगे तब तो वो चेंज हो जाएगी, बट अभी इनक्रिप्ट नहीं की गई है और होने वाली है, तो उसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, अब थोड़ा और इसको विस्तार से यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट हमने आपके लिए नोट डाउन किए हैं, इसको जरा समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखो, एक होता है प्लेन टेक्स्ट, क्या होता है? एक होता है प्लेन टेक्स्ट, ये हो गया, और एक होता है सिफर टेक्स्ट। क्या होता है? एक होता है सिफर टेक्स्ट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 समझिए, यानी जो जानकारियां हैं वो दो प्रकार की हैं, एक प्लेन टेक्स्ट है और एक सिफर टेक्स्ट है। सिफर टेक्स्ट एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। कैसा है? तो ये वाला इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड है, मतलब ये आप समझ नहीं पाओगे, इसको पढ़ नहीं पाओगे। अगर इनक्रिप्ट कर दिया गया तो ये जानकारी आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो इनक्रिप्टेड हो गया सिफर, जिसे एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का उपयोग करके प्लेन टेक्स्ट से रूपांतरित किया जाता है। जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको अब इनक्रिप्ट कर दिया है, उसको हम सिफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। सिफर टेक्स्ट को तब तक नहीं पढ़ा जा सकता जब तक इसे एक कुंजी के साथ प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित नहीं किया जाता है, यानी डिक्रिप्ट ना किया जाए। तो सिफर टेक्स्ट को जब डिक्रिप्ट करते हैं, यानी जब उसे प्लेन टेक्स्ट बना देते हैं, तभी हम उस जानकारी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो नॉर्मल हमारा होता है वो प्लेन टेक्स्ट होता है। अगर हम इसको सिक्योर कर देते हैं, इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर देते हैं, तो ये सिफर टेक्स्ट आपका हो जाता है। जैसे व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा, जब व्हाट्सएप पर आप चैट करते हैं तो उसमें लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, यानी व्हाट्सएप पर जो हम लोग चैट करते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। आपने कुछ लिखा तो आपने लिखा हेलो सर, तो हेलो सर आप तो पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये हेलो सर जैसे आपने टाइप किया और आपने सेंड किया, तो ये जो व्हाट्सएप के डेटाबेस में जाता है वहाँ पर उनको भी नहीं पता रहता है कि आपने हेलो सर लिखा या नहीं लिखा। मीन व्हाट्सएप के सर्वर पर भी ये जो आपने हेलो सर बोला है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता है, वो सिफर टेक्स्ट में जाता है, और उनके डेटाबेस में वो सिफर टेक्स्ट में है, वो एक प्रकार से इनक्रिप्ट हो गया है, वो पढ़ नहीं सकता है कोई। और यूजर के फ़ोन में जिसके पास आपने हेलो सर भेजा है उसके फ़ोन में वो जाकर के क्या होगा? डिक्रिप्ट होगा, यानी उसके फ़ोन में जाकर वो फिर से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा और अब वो पढ़ सकता है कि हाँ भाई मेरे लिए हेलो सर भेजा गया है, तो वो भी हेलो लिखेगा, तो फिर से सेंड हुआ, फिर से वो व्हाट्सएप के डेटाबेस में आएगा बट इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा। तो वहाँ पर एंड टू एंड इनक्रिप्शन सिस्टम होता है, यानी उस जानकारी को बीच में कोई भी नहीं पढ़ सकता है। तो आपको ये समझाना था मुझे कि इनक्रिप्टेड क्या होता है और जो आपका डिक्रिप्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं। तो दो नाम याद रखना आपको यहाँ पे ज़रूरी है। एक आपका नाम क्या है? प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट का मतलब जैसे आपने हेलो सर लिखा, ये प्लेन टेक्स्ट है, सब पढ़ सकते हैं। तो ये आपका डिक्रिप्टेड है ना, ये प्लेन टेक्स्ट हो गया। अगर इसी को थोड़ा सिक्योर कर दिया जाए, इनक्रिप्ट कर दिया जाए, तो आप बोलेंगे सिफर टेक्स्ट। तो सिफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट दोनों में अंतर आपको समझ आ गया है। ओके, फिर भी कोई डाउट रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम अगली क्लास में उसको
अवश्य क्लियर करेंगे। अगला सवाल का जवाब आपको करना है। पूछा गया है निम्न में से कौन सा क्या लिखा है यहाँ पे, सॉरी क्लाउड है, अच्छा यहाँ पे ट्रांसलेट में ऐसा हुआ है, कौन सा क्लाउड का प्रकार नहीं है, कौन सा क्लाउड का प्रकार नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग अलग टाइप हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा टाइप नहीं है, कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है भाई, लाइक बहुत कम है, आप लोग लाइक करो, क्लास को शेयर करो, है ना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर लेना है, ताकि और भी जो क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। हाउ टू लर्न लिब्रे ऑफिस प्लीज एक्सप्लेन। सर बेटा बहुत क्लास कराए हैं लिब्रे ऑफिस पे, बहुत सारे क्लास हैं, प्रीवियस क्लास आप देखोगे और लिब्रे ऑफिस नाम की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसको आप देखिएगा, चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उसमें लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट है, उसको आप देखिएगा तो समझ में आएगा लिब्रे ऑफिस क्या होता है। यहाँ पर प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड होते हैं, बट यहाँ प्रोटेक्टेड आपका सी ऑप्शन, ये कोई क्लाउड नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अधिकांश क्लाउड आर्किटेक्चर इसी प्रकार के आर्किटेक्चर पर बने होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द क्लाउड आर्किटेक्चर्स आर बिल्ट ऑन दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। तो किस प्रकार के आर्किटेक्चर पर बने होते हैं, ज़्यादातर क्लाउड आर्किटेक्चर किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, किस प्रकार के आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं, ये पूछा है आपसे। लाइनियर, ग्रिड, स्केलेटन या टेम्पलेट, इसमें क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, इसमें सही जवाब आपको करना है। देखिए जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, सो एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है, समझने की कोशिश करना है कि इसमें क्या चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं, और इनसे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो उसको भी सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, मैराथन क्लास करवा दो, कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज आपकी जो 8:30 पर क्लास होती है उसमें एक मैराथन क्लास करा दी जाए। ठीक है, तो 8:30 बजे क्लास मैराथन क्लास होगी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रिड। अधिकांश जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो ग्रिड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड अवधारणा संसाधनों की पूलिंग और साझाकरण से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू पूलिंग एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। अब इसमें क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, आपको जल्दी से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सर मेरा फॉर्म इंस्टीट्यूट वाले ने फाइनल सबमिट नहीं किया है था, सो आई कैन नॉट अटेंड सितंबर एग्जाम। अच्छा ठीक है, आप देखो ये क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फॉर्म सबमिट कराना आपकी जिम्मेदारी है। अगर फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो एग्जाम तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर देखो बेटा ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्शन। कौन सी क्लाउड अवधारणा संसाधनों की पूलिंग और साझाकरण से संबंधित है, तो अब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भाई कोई यूजर है, उसकी पहचान को सत्यापित करना है कि ये वही वाला व्यक्ति है ना, तो कैसे करोगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑथेंटिकेशन बोलेंगे, उसको हम आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे, उसको हम वैलिडेशन बोलेंगे, इसको हम वेरिफिकेशन बोलेंगे। जरा समझाओ, यहाँ पर सारे ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं ना, सब मिलते जुलते आपको लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आंसर करना सही जो आपको समझ आए। फिर देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब कर पाएंगे। किसी उपयोगकर्ता मीन यूजर की पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। हाँ, अमन ने कहा सर आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। सर कोई आपको लाइक नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लाइक नहीं कर रहा है ना, फ़ायदा सब उठाना चाहते हैं, लेकिन लाइक शेयर सपोर्ट ये कोई नहीं करना चाहता है कि नहीं। बट कोई बात नहीं है, हमारा अपना काम है निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करना, है ना। सेवा का मतलब आपको अच्छा पढ़ाना। अब आपकी मर्जी है, लाइक करें या ना करें, कोई बात नहीं है। लाइक से कोई ये होता है, देखो लाइक में क्या होता है, थोड़ा सा एक आप ये कह सकते हैं ना कि हमारे और आपके बीच में क्या होता है, हमारे और आपके बीच में थोड़ा सा कनेक्शन और बेहतर होता है, मुझे लगता है ना, समझ रहे हो। क्योंकि ये सब चीज़ें ना माइंड सेट इससे एक अच्छा बनता है, अच्छा फील होता है कि हाँ भाई हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अपनापन थोड़ा महसूस होता है।
बट अगर आप लाइक नहीं करते हैं ऐसे ऐसे बस केवल, तो उसमें क्या है ना, कनेक्शन उतना अच्छा स्थापित नहीं होता है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को, हम क्या करना चाह रहे हैं। तो एक अपनापन का जो कनेक्शन है वो जब स्थापित होता है तो टीचर के अंदर डबल एनर्जी आती है, ठीक है ना। उसको ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल ऑफलाइन में बैठा हुआ है और बहुत प्यार से बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत प्यार से बच्चे उसको सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रहता है, बाकी कोई मर्जी नहीं है इसमें लाइक करने में और ना लाइक करने में, कोई खास वो नहीं है। जिसका मन होगा वो करेगा, नहीं मन होगा नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपने देखा होगा कि आप उनके साथ कुछ अच्छा करो तो वो थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। कर दिया तो अच्छी बात, ना कर दो तो अच्छी बात, है ना। कर दिया तो उसको उठा लेंगे, मीन्स स्वीकार कर लेंगे जो आपने अच्छा किया, बट ये जरूरी भी नहीं है कि वो थैंक यू बोलें, वो उनकी मर्जी है। अपना काम करना चाहिए। सो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम सभी बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, चाहे वो लाइक करें ना करें, उससे कोई मतलब खास नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है कि थोड़ा अपनापन महसूस होता है, थोड़ा कनेक्शन अवश्य बनता है कि हाँ भाई मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो सब लाइक कर रहे हैं, उनको सबको अच्छा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। सब एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं, आप लाइक कर रहे हैं हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। खैर टॉपिक पे चलते हैं। किसी उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। उसको क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन कहते हैं। भूलना नहीं है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिकेशन यानी जब आप जैसे आपने पता लगा लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन करते समय क्या होगा, हो सकता है आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाए। अगर ये सर्विस आपने स्टार्ट करके रखी है तो आप जब जीमेल में लॉगिन करते हैं तो OTP आपके पास आता है। तो एक प्रकार से ऑथेंटिकेशन हो रहा है कि भाई आप ही हैं या कोई और तो नहीं है जो लॉगिन कर रहा है। तो अगर OTP आप बता देंगे तो अब ये समझ जाएगा कि भाई आप ही हैं, आप ही लॉगिन कर रहे हैं, तो अब आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन होता है। ऑप्टिकल डिस्क में उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? ऑप्टिकल डिस्क में उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? ये जो सवाल पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब, अब देखो एक चीज़ और मैं बताऊं, हालांकि ये डिस्कशन हम किसी और क्लास में करेंगे कि ऑनलाइन कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे समझदार हैं जो ऑनलाइन पढ़ना जानते हैं, बट अभी भी कुछ नए बच्चे हैं या फिर जिन्होंने अभी 12th किया है मात्र या 11th में है, उनको अभी ठीक ठाक नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन हमें कैसे पढ़ना है। तो वो बहुत सारी गलतियां करते हैं और उनकी गलतियों को सुधारने के लिए टीचर तो पास में होता नहीं है, वो तो केवल यहाँ बताएगा। और जो ऑनलाइन टीचर होते हैं उनको बच्चे उस नज़र से देखते भी नहीं हैं कि वो टीचर है, उनको इस नज़र से देखते हैं कि भाई चल भाई तू जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा दे और आगे भाग जा, है ना, आगे निकलो। तो ऐसा उनका फीलिंग रहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई जल्दी से क्वेश्चन बताओ, थोड़ा सा अगर 5 मिनट आप क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर दो, ठीक है, तो उनको लगता है पता नहीं भाई क्या बोल रहे हैं, अरे हटो यार जल्दी से आगे बढ़ो, ऐसा होता ना। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं, जैसे अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव, तो उनको पता होता है, जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर ये समझ होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, उनको पता होता है कि एग्जाम क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है, मेहनत क्या होती है, वो सब जानते हैं। कितना संघर्ष करते हैं, कितनी बार हम डिस्क्वालीफाई होते हैं, तब जाकर हम सफल होते हैं, तो उनको सारी कहानियां पता होती हैं। तो वो बच्चे समझना चाहते हैं, ठीक। और हमारा प्रयास है कि हम अब ऐसे बच्चों की तरफ ही टारगेट करेंगे जो बात को समझना चाहते हैं, ठीक है। एक आपने वो सुना है कहानी कि ऐसे व्यक्ति के आगे आप बिल्कुल भी अपनी बात ना रखो जो आपकी बात को ही ना समझ रहा हो, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है कि हमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। और अब बच्चे जो डिमांड करेंगे, जैसे कुछ ऐसे बच्चे हमारे पास होंगे जो कहेंगे ना सर बहुत तेज़ी के साथ पढ़ा दो आप फटाफट से, तो वो भी चलेगा, उसके अलग क्लास करा देंगे। तो वो बच्चे वहाँ आ जाएंगे। जो बच्चे समझना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, केवल पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ आ जाएंगे। जो बच्चे समझना चाहते हैं, शांति से क्लास करना चाहते हैं, उनके लिए अलग क्लास कर देंगे। तो ऐसा कोई सिस्टम आगे से हम लोग तैयार करने वाले हैं, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। जो जैसा चाहे वैसा उसको कंटेंट मिल जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क में उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? अब ऑप्टिकल डिस्क की अगर हम बात करें तो बताओ क्या होता है। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? CD या DVD होता है, कई बार हम आपको बताए हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। तो इसमें उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी होती है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें लेजर बीम होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका लेजर बीम होता है। बहुत शानदार, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। CD या DVD, तो डिस्क पर जो डेटा होता है, देखिए आपका जो CD है या DVD है, तो डिस्क पर जो डेटा होता है, डेटा रिकॉर्ड करने या पढ़ने के लिए ऑप्टिकल डिस्क
में लेज़र बीम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी डिस्क पर डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए और उसमें जो डेटा रिकॉर्ड है उसको पढ़ने के लिए लेज़र बीम तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है ना। तो जो आपका लेज़र बीम है वो डेटा को रिकॉर्ड और रीड करने में काम आता है, जो आपका ऑप्टिकल डिस्क होता है यानी CD या DVD होता है उसमें। अगला सवाल का जवाब आपको करना है। इसमें पूछा गया है राइटर में कम से कम जूम साइज कितना कर सकते हैं। अब अभी एक बच्चा कह रहा था सर लिब्रे ऑफिस राइटर आप समझा दीजिएगा, तो देखिए कुछ क्वेश्चन हमने लिब्रे ऑफिस राइटर से भी यहाँ पे शामिल किए हैं। अब लिब्रे ऑफिस राइटर से ये सवाल आपसे पूछा गया है, इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, इसमें ये पूछा है कि कम से कम जूम साइज कितना होता है, तो 20% होता है। मिनिमम जूम साइज कितना होता है, तो मिनिमम जूम साइज आपका 20% होता है। अगला सवाल है राइटर में अधिकतम जूम साइज कितना होता है, मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। समझाइए, मैक्सिमम जूम साइज लिब्रे ऑफिस राइटर में कितना होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 600% होता है, ये मैक्सिमम जूम साइज होता है। तो दोनों बातें याद रखना है, मिनिमम जूम साइज 20% होता है, अधिकतम जूम साइज आपका 600% होता है। अगला सवाल देखो, राइटर में फंट को राइट अलाइन करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे। राइटर में फंट को राइट अलाइन करने के लिए किस मेनू का चुनाव करते हैं, इसका सही आंसर आप सबको देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ये आप सबको बताना है। फॉर्मेट, फाइल, टूल्स या स्टाइल, राइटर में फंट को राइट अलाइन करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी जानकारी आप सबको देनी है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपको देना है। तो अगर हम इस प्रश्न को आंसर देखें कि राइटर में फंट को अगर हमें राइट अलाइन करना है तो कौन से मेनू में जाना पड़ेगा, तो फिर फॉर्मेट मेनू हो जाएगा, क्योंकि हम फॉर्मेट मेनू के अंदर ही ये सारे कमांड पाते हैं। ठीक है, ये सारे कमांड हमें कहाँ मिलते हैं, फॉर्मेट मेनू के अंदर ही मिलते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर करने का कमांड फॉर्मेट मेनू में ही मिलता है। और कल एक मैराथन सेशन होगा, आज एक मैराथन सेशन होगा शाम 8:30 बजे, और आज 8:30 पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी हम आप सब के लिए देने वाले हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेड बैच में हों तभी ये खुशखबरी आपके लिए होगी, सभी के लिए होगी, बट रेगुलर व्यूअर होना चाहिए। वो कैसे पता लगेगा उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो जो बच्चे क्लास को डेली देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, चैनल पर उन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, उन सभी बच्चों के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर हम लोग एक फ्री ई बुक प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है ना, फ्री ई बुक का मतलब ये होगा कि उस ई बुक को बच्चे बिल्कुल फ्री में ही पढ़ सकते हैं, और वो फ्री ई बुक आपके एग्ज़ाम तक रहने वाली है। मीन जब तक एग्ज़ाम चलेंगे तब तक उस ई बुक को आप लोग पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम जैसे ही आपके समाप्त होंगे वो ई बुक भी आपका हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और इस ई बुक को आप एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हो। ठीक, और ये ई बुक कौन सी होने वाली है, तो CCC की जो एक हमने क्लास कराई थी, CCC एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज, और दूसरा जो CCC का हमने मैराथन क्लास कराया था, महामैराथन आप सब जानते हैं, CCC का ऑल इन वन महामैराथन। तो पहला ई बुक ध्यान से सुनो, इस सबके बहुत ही काम की बात है। पहला ऑल इन वन महामैराथन ये क्लास कराई थी ना, सबको पता होगा, 8 घंटे की लगभग क्लास है। इस महामैराथन का ई बुक बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर देंगे आपको। दूसरा क्या होगा, दूसरा एक और ई बुक बहुत शानदार है। ई बुक मतलब वो पूरा हमने एक सीरीज चलाई थी और वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी, मीन काफ़ी बच्चे उससे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए थे। तो वो है आपका 14 डेज क्रैश कोर्स। 14 डेज क्रैश कोर्स, इसमें ना बहुत मेहनत की थी हमने और बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे हमने रखा था। तो 14 डेज क्रैश कोर्स, ये 2 ई बुक हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, फ्री में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, कोई चार्ज आपसे नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं। CCC वाईफाई स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन है, जिससे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, अगर नहीं किया होगा, वैसे तो सबके पास है। तो उस एप्लीकेशन में ये ई बुक आपको मिलेगी। और ये ई बुक आपको कहाँ पर मिलेगी, तो आप लोग जाएंगे PDF नोट्स जहाँ पे आपको मिलते हैं, PDF नोट्स जो क्लास नोट्स आपके होते हैं, तो फ्री PDF आपको जहाँ मिलता है, बस फ्री PDF वाले सेक्शन में जाना, वहीं पर ई बुक आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ई बुक आपको मिल जाएगा। अब
कैसे आप इसको ले सकते हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी हम आपको शाम को जो क्लास कराएंगे 8:30 पर उसमें बताएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ई बुक वगैरह परचेज नहीं कर सकते हैं, तो हमने ये प्लान किया है कि उन सब के लिए हम कुछ ई बुक यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करेंगे ताकि वो पढ़ करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो आज ये ई बुक आपको शाम को हम अपडेट करेंगे और जानकारी मिलेगी कैसे आप लोग इसको ले सकते हैं और कौन कौन बच्चे इसको ले सकते हैं। राइटर में साइड बार को हटाने की शॉर्टकट की समझाइए। राइटर में साइड बार को हटाने की शॉर्टकट की बताइए। तो बताइए कैसा रहेगा अगर हम आपको ई बुक प्रोवाइड कर दें। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मुझे फ़ोन मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर आप कुछ पीडीएफ नोट्स भेज दो। तो देखो अलग अलग व्हाट्सएप पर सबको पीडीएफ नोट्स भेजना तो पॉसिबल है नहीं है, आप लोग भी समझते हैं, इतने सारे मैसेजेज आते हैं तो कैसे भेज सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना, एक बच्चे ने मेरे पास कॉल किया तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, चलो क्यों ना हम आपके एग्ज़ाम के टाइम तक कुछ ई बुक को बिल्कुल फ्री कर देते हैं और वो हम आप सबके एप्लीकेशन पर अपलोड करवा देते हैं ताकि सबको एक साथ मिल जाएगा। तो किसी के व्हाट्सएप पर सेंड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आराम से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब कुछ करें सर टेलीग्राम पे डाल दो, देख लो, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पे बेटा नहीं आएगी, वो एप्लीकेशन में ही रहने वाला है और वहाँ से आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाओगे। मीन आप अपने मोबाइल फ़ोन में उसको ये चाहो कि नहीं सर हम इसको सेव कर लें हमेशा हमेशा के लिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपके एप्लीकेशन पर ही वो आ जाएगा और जब तक एग्ज़ाम चलेंगे वो वहाँ पर रहेगी, आप आराम से पढ़ते रहिएगा। आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है, वहाँ पर पढ़ते रहिएगा। जैसे एग्ज़ाम आपके समाप्त हो जाएंगे ई बुक भी वहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इतना हम कर सकते हैं क्योंकि बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम खर्च करना पड़ता है, तब जा कर के हम आप सबको पढ़ाने के लिए नोट्स तैयार कर पाते हैं। और ये सब बहुत ही मुश्किल से होता है। जैसे लिब्रे ऑफिस के नोट्स हैं या लिब्रे ऑफिस के जो कंटेंट है, एक एक मैनू को देख करके समझ करके उनको तैयार करना पड़ा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगला जो सवाल है, बाकी बातें हम करेंगे शाम को। राइटर में साइड बार को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल F5 दबा देंगे, साइड बार हट जाएगा। या फिर हम कहाँ चले जाएंगे, व्यू मेनू में चले जाएंगे, तो व्यू मेनू से भी साइड बार को हटा सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, राइटर में अगले वर्ड पर जाने की शॉर्टकट की। अगले वर्ड पर आप कैसे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑल इन वन महामैराथन की पीडीएफ यानी ई बुक जो हमारा महामैराथन वाला है, और दूसरा 14 डेज क्रैश कोर्स। ये दो बहुत शानदार ई बुक हैं, इनको भी आप पढ़िएगा। बाकी तो आपके पास होगा ही होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है, जो हमारा 1500 क्वेश्चन का ई बुक है। तो राइटर में अगले वर्ड पर जाने की शॉर्टकट की, अगर हमें अगले वर्ड पर जाना है तो शॉर्टकट की पूछा है आपसे, बताइए भाई क्या होगा। कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबा देना है। क्या करना है, कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे हैं, अगले वर्ड पर आप चले जाएंगे, फिर अगले वर्ड पर, फिर अगले वर्ड पर, तो एक एक वर्ड आप आगे मूव कर जाएंगे। अगला सवाल, राइटर में कर्सर के बाईं तरफ के एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना है। कर्सर ये वाला है और बायां कौन सा है, बायां ये साइड है आपका, ये लेफ्ट साइड है। तो बाईं तरफ के एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, पूरा वर्ड सिलेक्ट किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन सी फिर करना पड़ेगा सही, ठीक है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट, उसके बाद लेफ्ट एरो। तो कंट्रोल शिफ्ट दबा लेना, लेफ्ट एरो दबाते रहिएगा। लेफ्ट एरो जैसे दबाते रहेंगे वैसे वैसे एक एक शब्द आपका सेलेक्ट होता हुआ लेफ्ट साइड की तरफ चलेगा, ठीक है। और अगर राइट में ऐसा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस कर लेना, ओके। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कैल्क में फुल स्क्रीन जूम करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। कैल्क में अगर आपको फुल स्क्रीन करना है, कैल्क में फुल स्क्रीन जूम करना है तो शॉर्टकट की क्या होती है, इसका सही जवाब आपको देना है। कैल्क में फुल स्क्रीन जूम करने की शॉर्टकट की क्या होती है, इसका सही जवाब आपको देना है। बताइए, कंट्रोल जे, कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल जेड, या इसमें से कोई नहीं। तो अगर हमें फुल स्क्रीन करना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट जे हम दबा सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और जे हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। 21 कहता है कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। 21 का जवाब करिएगा, आप कितने प्रकार के चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में डाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें चार्ट कितने प्रकार के इंसर्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा निकलेगा कौन सा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 10 प्रकार के चार्ट हम डाल सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 यानी 10 प्रकार के चार्ट को हम डाल सकते हैं।
और चार्ट डालने की बात अगर हो और पूछें आपसे मेनू तो बता देना, इंसर्ट मेनू के अंदर ही होता है, इंसर्ट मेनू से चार्ट हम डाल सकते हैं। कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? आप समझाइएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? मीन किस शॉर्टकट की से आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं? तो सेल इंसर्ट करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ में प्लस दबाना होता है। तो कंट्रोल के साथ प्लस, ऑप्शन बी, यानी आप कंट्रोल दबा लेना एक साथ और प्लस दबा देना। ये प्लस साथ के लिए लगाया गया है, ध्यान रखना है, डबल प्लस नहीं है, ये साथ के लिए प्लस, मतलब कंट्रोल और प्लस, बस इतना काम करना है। तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाने से सेल इंसर्ट हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ अगर माइनस आप प्रेस करते हैं तो सेल को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक, तो माइनस डिलीट करने का होता है, प्लस इंसर्ट करने का होता है। अगला सवाल है, कैल्क में सीलिंग 100, -9 का मान कितना होगा? तो 100, -9 इसकी वैल्यू, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड होगा नहीं, और सीलिंग दिया है तो हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 101 करके देख लेंगे, 102 करके देख लेंगे। ऐसे मुझे देखना है कि भाई वो नंबर कौन सा है जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर होगा 108, यानी 108 वो नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। अगर ऐसा पूछें कि कैल्क में 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन क्या है, मतलब अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि 10 की पावर 4, अब 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन क्या होगा? सही मूल्यांकन क्या होगा? मीन इसके लिए एक सही फार्मूला क्या होगा? 10 की पावर 4 का सही फार्मूला आप सबको बताना है। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। बिल्कुल सही, सुमित कुमार जी कह रहे हैं सर कृष्ण आप पागल हो गए हैं क्या? जब आ जाएगा तब देख लेना, क्या बात है। कोई बात नहीं है, उत्सुकता होती है बच्चों के अंदर कि हमें अभी पता लग जाए कि क्या होगा, इसके अंदर कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्या होगा, है ना। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि सर क्लास चल रही है, तो इसमें अगर हम बैठ करके ये सब बताना शुरू कर देंगे कि कितने चैप्टर हैं, कितने क्लास हैं, कैसे क्वेश्चन हैं, इंग्लिश में होंगे कि नहीं होंगे, हिंदी में होंगे, तो आप बच्चे समझ सकते हैं, है ना। तो वही वाली बात हो जाती है कि जो समझदार बच्चा होता है वो आराम से तसल्ली से इंतजार करता है कि ठीक ठीक मिलेगा मुझे, तो अब हम देख लेंगे उसमें क्या आने वाला है। और कुछ तुरंत ही अपने सवाल जवाब शुरू कर देते हैं, तो उनका माइंड पढ़ने पे तो है ही नहीं, केवल मज़ा लेने में है। कुछ मिल रहा उनको यही अच्छा लगता है, लेकिन उसमें क्या है उसको पढ़ने का कोई वो नहीं मुझे लगता है। तो आप वेट करो, वेट करोगे तो आराम से सब चीज़ें मिलेंगी। तसल्ली जब हम करते हैं, इंतज़ार हम करते हैं, पैसेंस रखते हैं, तो चीज़ें हमें आसानी से मिलती हैं, और जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, है ना। अभी जो क्लास चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको तो आप नज़रअंदाज कर रहे हो कि अच्छा इससे कोई मतलब नहीं है, आगे देखेंगे क्या आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप प्रेजेंट का देखो, उसमें ही सब कुछ मिलता है। ठीक, और जब समय आएगा तो वो जो मिलने वाला है वो भी आपको मिलेगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमें इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पावर इक्वल पावर 10,4, ठीक है ना। हाँ, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है हमारा। 10 की पावर 4 इक्वल पावर 10,4, ये लगाओगे तो 10 की पावर 4 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बात समझ में आई? अगला सवाल पूछा गया है, कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करना है तो क्या करोगे? फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ठाकुर विकास जी कह रहे सर मेरा 23 को पेपर है और एडमिट कार्ड में नेम गलत है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया भी था। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके फॉर्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, और इसको बहुत ध्यान से भाई आप अपना फॉर्म फिलअप करवाया करें, क्योंकि ये मिस्टेक जो है बहुत अच्छी बात नहीं है। आप अगर मान लिया नेम मिसमैच हो जाएगा तो कई बार ना जब आप वेरिफिकेशन में जाओगे तो उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आपके साथ में, वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आपके साथ में। वेरिफिकेशन में हो सकता है डॉक्यूमेंट आपका निकाल दिया जाए, वो मान्य ना किया जाए, नाम जब मैच नहीं करेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको मिस्टेक से बचना है। फंक्शन विजार्ड ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ में F2 हम लोग प्रेस करते हैं, कंट्रोल F2 से फंक्शन विजार्ड हमारा ओपन हो जाता है। 25 का ऑप्शन पहला हो जाएगा। देखो, CCC के फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। विशेष तौर से आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, ये सब बिल्कुल सही होना चाहिए। मम्मी का नाम, ये सब सही होना चाहिए। जो स्पेलिंग वगैरह रखी गई है उस नाम के अंदर, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में, ये जो नाम है ना वही आपको रखना चाहिए।
चलिए, तो सेशन आज का बस यहीं पर समाप्त होगा। आज की क्लास में 25 प्रश्नों को लिया गया था और आज शाम को एक हम लोग मैराथन क्लास भी करेंगे। तो आप उस मैराथन क्लास में आएंगे और उस मैराथन क्लास में कोशिश करेंगे कि पूरे 100 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करें। ठीक है, 100 प्रश्नों को उस मैराथन क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सभी को जुड़ना है उस मैराथन क्लास से। समय रहेगा शाम 8:30 बजे, 8:30 पर ये क्लास आपकी चलेगी। इस क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट होंगे और जो हमने खुशखबरी आपको दी है कि हम आपको फ्री ई बुक प्रोवाइड करने वाले हैं, उसकी भी जानकारी मिलने वाली है आपको कि कौन कौन से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ई बुक मिलेगा और उस ई बुक को आप कहां से एक्सेस कर पाएंगे और कैसे एक्सेस करेंगे, फ्री में एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सारी बातें हम लोग 8:30 बजे की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आप सबके साथ में। बस अभी आपका काम है क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्लास तो रेगुलर करते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। ठीक, तो ये काम आप सबका है, बाकी का काम हमारा है जो हम बखूबी निभा रहे हैं। ओके, चलिए भाई, तो आज सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी फिर शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।